21 मार्च 2024 भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन जब पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इल्जाम था करोड़ों के शराब घोटाले का। लेकिन ठीक 2 साल बाद जब अदालत का फैसला आया तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। तो क्या था ये पूरा मामला और अदालत ने ऐसा क्या कहा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को परत दर परत। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है, क्योंकि जो तथ्य और जो सबूत अदालत के सामने रखे गए और जो फैसला आया वो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये मामला शायद एक सीधे साधे भ्रष्टाचार के केस से कहीं ज्यादा पेचीदा था। आइए देखते हैं कि अदालत के फैसले ने उस कहानी को कैसे उलट दिया जिसे सब सच मानकर चल रहे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो पहले कभी नहीं हुई थी। 21 मार्च 2024 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही असाधारण पल था जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। उन पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि वो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के सरगना हैं। मीडिया में इसे हजारों करोड़ का घोटाला बताया जाने लगा, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा पेच था, एक ऐसा विरोधाभास जो पहली नजर में शायद ही किसी को दिखा हो। और देखिए, यही इस मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पॉलिसी को घोटाला कहा जा रहा था, उस पॉलिसी ने असल में दिल्ली सरकार का खजाना 27% तक बढ़ा दिया था। अब आप सोचिए, आमतौर पर घोटालों में सरकारी पैसा लूटा जाता है ना? लेकिन यहाँ तो सरकारी खजाना पहले से ज्यादा भर रहा था। तो फिर सवाल ये है कि इसे घोटाला कहा ही क्यों गया? इस सवाल का जवाब शायद राजनीति में छिपा है। इस कथित साजिश को समझने के लिए हमें आम आदमी पार्टी के उस तेजी से बढ़ते हुए राजनीतिक कद को देखना होगा जिसे हमारे स्रोत 3 खतरे की घंटियों के तौर पर समझाते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इसमें एक पैटर्न साफ नजर आता है। फरवरी 2020 दिल्ली में जबरदस्त जीत, ठीक 2 साल बाद मार्च 2022 में पंजाब में ऐतिहासिक जीत, और फिर अगले ही महीने गुजरात जैसे बड़े राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान। और जैसे ही ये राजनीतिक सफलताएं मिली, उसके ठीक बाद पार्टी के बड़े नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया। पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। तो चलिए अब मुद्दे पर वापस आते हैं, उस शराब नीति पर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जांच आखिर शुरू कैसे हुई और इसे घोटाने की शक्ल कैसे दी गई। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ था। पहले दिल्ली में सरकार खुद शराब की दुकानें चलाती थी, जिससे कमाई भी सीमित थी। नई नीति में शराब की बिक्री प्राइवेट हाथों में दे दी गई, लेकिन सरकार ने लाइसेंस फीस को कई गुना बढ़ा दिया। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? सरकार को पहले से कहीं ज्यादा राजस्व मिला। अब ये देखिए कि जांच की ये पूरी चेन कैसे बनी। रिपोर्ट लिखने वाले मुख्य सचिव केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, उस रिपोर्ट को मंजूरी देने वाले उपराज्यपाल, वो भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, और फिर जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई, वो भी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। हमारे स्रोत इसकी तुलना एक ऐसे मैच से करते हैं जिसमें प्लेयर, रेफरी और अंपायर सब एक ही टीम के हों। अब यहाँ एक बहुत वाजिब सवाल उठता है कि भाई, अगर ये पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो इसे वापस क्यों लिया गया? इस पर सरकार का तर्क था कि जांच एजेंसियों और उप राज्यपाल की तरफ से लगातार दखलंदाजी हो रही थी। दुकानदारों को डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी वजह से इस पॉलिसी को चलाना ही नामुमकिन हो गया था। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। 2 साल की लंबी जांच, गिरफ्तारियों और जबरदस्त मीडिया ट्रायल के बाद 27 फरवरी 2026 को अदालत का अंतिम फैसला आया, और इस फैसले ने सीबीआई के केस की एक-एक दलील की धज्जियां उड़ा दी। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई ने जो कहानी बनाने की कोशिश की है वो न्यायिक जांच के सामने टिकी नहीं पाई और पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये कोर्ट की तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा बयान था। और क्या आप जानते हैं कि करोड़ों के लेन देन का सबूत क्या पेश किया गया? कुछ सादे कागज के पन्ने जिन पे पेंसिल से कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था। अदालत ने ऐसे कमजोर सबूतों को करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का आधार मानने से साफ इनकार कर दिया। तो ये पूरा का पूरा केस टिका किस पर था? ये टिका था अप्रूवर्स पर, मतलब सरकारी गवाहों के बयानों पर। ये वो आरोपी होते हैं जो सजा से बचने के लिए या माफी पाने के बदले में जांच एजेंसी जैसा चाहती है वैसी गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। अब जरा इस केस के सबसे अहम गवाह शरद रेड्डी की कहानी पर गौर कीजिए। टाइमिंग बहुत दिलचस्प है।
10 नवंबर 2022 को उनकी गिरफ्तारी होती है। महज 5 दिन बाद 15 नवंबर को उनकी कंपनी बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा देती है। कुछ महीने बाद अप्रैल 2023 में वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और फिर जुलाई में उनकी कंपनी बीजेपी को 25 करोड़ का एक और चंदा देती है। स्रोत इन घटनाओं के समय को महज एक संयोग नहीं मानता। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे इस पूरे केस का किंग पिन यानी सरगना बताया गया, अरविंद केजरीवाल। उनके बारे में अदालत ने क्या कहा? कोर्ट ने पाया कि सीबीआई ये साबित ही नहीं कर पाई कि वो किसी भी साजिश की बैठक में शामिल थे या किसी भी आरोपी से मिले थे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पहली 3 चार्जशीट में तो उनका नाम तक नहीं था। और आखिर में अदालत ने सीबीआई की पूरी जांच प्रक्रिया पर यह सबसे तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सीबीआई ने पहले से ही एक कहानी तय कर ली थी और फिर बस उस कहानी में फिट होने वाले सबूतों को और लोगों को जोड़ दिया। इसे जांच नहीं बल्कि एक कोरियोग्राफ किया गया अभ्यास कहा गया। सोचिए, एक पहले से तय की गई स्क्रिप्ट। तो ये मामला सिर्फ दिल्ली या आम आदमी पार्टी तक ही सीमित नहीं रह जाता। स्रोत का तर्क है कि यह एक बड़े राजनीतिक टेम्पलेट या एक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए किया जाता है। स्रोत के मुताबिक ये एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला कदम, विपक्षी नेताओं के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज से जांच शुरू करवाओ। दूसरा, चार्जशीट का इस्तेमाल करके मीडिया में भ्रष्टाचार की एक कहानी गढ़ो। तीसरा, नेताओं को ऐसे कानूनों में गिरफ्तार करो जहां जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो। और चौथा कदम, केस को सालों तक लटकाए रखो जब तक कि अगला चुनाव ना आ जाए। इस तरह ये मामला एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नजर आता है। तो आखिर में हम सब उसी सवाल पर आके रुक जाते हैं कि अगर अदालत का फैसला ही सच है और ये पूरा मामला एक राजनीतिक साजिश थी, तो फिर उन 2 सालों का क्या? 2 साल तक दिल्ली का शासन ठप रहा, चुने हुए नेता जेल में बंद रहे और जनता के काम रुके रहे। इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के बाद हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।